नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? खुशी होंगे। सब पे भगवान की कृपा बनी हुई है। आज की कहानी है राय राजा सुल्तान सिंह के। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन सभी भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। आज बेदनौर नगर के राय सुल्तान के महल में बड़े जोर शोर से खुशियां मनाई जा रही थी। बधाइयों के बाजे बज रहे थे। ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र के दान दिए जा रहे थे। भिखारियों को भोजन कराया जा रहा था। चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण जीवंत हो उठा था। राय सुल्तान तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहुत दिनों के बाद कन्या रतन की प्राप्ति ने उनके तमाम दुखों का हरण कर लिया था। पुत्री के जन्म ने उनकी चिरकाल की संतान कामना को परिपूर्ण कर दिया था। सारे राज परिवार के उल्लास और उमंग को देखकर ऐसा लगता था मानो आंगन में स्वर्ग उतर आया हो। राय सुल्तान समय बड़े साहसी और पराक्रमी योद्धा थे। उनके देह इच्छा के वशीभूत होने से वह भी विषव हो उठे थे। उनके हृदय में काफी अरस से ये एक बड़ा कष्ट पल रहा था। अपनी पुरखों की छाती तोंडा तक राज्य के हाथ से निकल जाने का कभी वह उनके अधिकार में था। एक दिन लील खां नाम का एक अफगान सरदार अपनी सेना के साथ धमका था। उसने तोंडा तक राज्य पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। समय चक्कर के दुष्ट प्रभाव में फंसकर उन्हें वहां से निकल जाना पड़ा था। बेदनौर आकर उन्होंने अपनी तथा अपने परिवार की जान बचाई थी। तब से वह बेदनौर में रह रहे थे, मगर तोंडा तक राज्य के हाथ से निकलने का दुख कम नहीं हुआ था। इसी बीच ईश्वर ने उनकी संतान कामना को सफल कर दिया था। पुत्री के जन्म ने उनका दुख काफी हद तक विस्मृत कर दिया था। उन्होंने उसका नाम ताराबाई रख दिया। वह बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उसके संग रमकर हिल मिलकर वह अपने मानसिक कष्टों को भुलाने की चेष्टा करने लगा। ताराबाई सोलंकी कुल की राजकुमारी के रूप में जन्मी थी। फिर भी अभाव के कारण उसे राजसी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी। दिन पर दिन सयानी होने के साथ साथ ताराबाई का
फिर आदित्य सौंदर्य कमल की भांति खिलने लगा। उसके गुणों का भंडार अक्षय बनने लगा। उसकी बुद्धिमानी और रूप की चर्चा घर घर होने लगी। जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। पिता द्वारा सुनाई गई अपने वीर पूर्वजों के पराक्रम की अमर कीर्ति गाथाओं को सुनने में उसका मन लगता था। अपने उच्च कुल की समृद्धि और वीरतापूर्ण कार्य कलापों की कहानियों से वह बड़ी प्रभावित थी। उसके आचार विचार पर गहरा असर पड़ा। कन्या होते हुए भी वह वीर पुरुषों का आचरण करने लगी। वह अस्त्र शस्त्र की कला में निपुणता हासिल करने लगी। घुड़सवारी और तीरंदाजी के अभ्यास में मन लगाने लगी। उसके मुखमंडल पर पराक्रम का अद्भुत तेज चमकने लगा। उसकी विषमकारी अनुविद्याएं के मस्तकार को देखकर बड़े बड़े सूरवीर दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। वह तेजी से दौड़ते घोड़े की पीठ पर सवार होकर तीर से आसानी से लक्ष्य भेद कर देती थी। उसका निशान सदैव अचूक होता था। ताराबाई की अपूर्व युद्ध कला और तीरंदाजी की ख्याति सारे राजस्थान में फैलने लगी। बड़े बड़े शत्रु उसका सम्मान करने से कतराने लगे। उसके अनुपम सौंदर्य की चर्चा तो पहले से ही हो रही थी घर घर में। उसकी कीर्ति गाथा सुनकर अनेक राजवाड़ों उसे अपनाने के लिए आतुर हो उठे। दूर दूर के राजकुमार उस वीरांगना को अपना बनाने के लिए बेचैन हो उठे। किंतु ताराबाई हृदय में तो एक दूसरी ज्वाला धधक रही है। वो अपने पूर्वजों की कीर्ति गाथा और अतुल्य समृद्धि में सुनकर उसके मन में अपने उस कुल के गौरव चिन्ह की वापसी की कामना बलवती हो चुकी थी। वह हर कीमत पर उसे वापस हस्तगत करना नहीं चाहती थी। उसके पास अनेक राजवाड़ों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। ऐसे हर प्रस्ताव को वह अपनी प्रतिज्ञा के साथ वापस लौटाने लगी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो राजकुमार टोंडा तक राज्य को अफगान से मुक्त करके उसका उद्धार करेगा, वह उसी की जीवनी संगनी बनेगी। वीर राजपूत जयमल भी अपना विवाह प्रस्ताव लेकर ताराबाई के पास आया। राजकुमारी ने उसे अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। उसके पूर्ण होने के बाद ही अपने विवाह की स्वीकृति का निर्णय सुनाया। जयमल इस कार्य के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। उसे अपने प्राण
गंवाने पड़े। जयमल के मारे जाने की खबर सर्वत्र फैल गई। पृथ्वीराज ने भी उसकी सुनी। उनकी वीरता और साहस की गूंज सारे राजस्थान में फैल रही थी। उसके पराक्रम का वश भी घर घर फैल रहा था। इसे वीरबाला ताराबाई ने भी सुन रखा था। वह भी उन पर मुग्ध हो चुकी थी। उसे विश्वास था कि अपने बाहुबल से वही पुरुष सिंह उसकी इच्छा पूर्ति कर सकेगा। अपने विवाह प्रस्ताव के साथ पृथ्वीराज बेगनौर आ पहुंचे। राय सूरत खान उनके पराक्रम से अवगत थे। उन्होंने विचरोचित सम्मान से पृथ्वीराज की अवभगत की। ताराबाई की प्रतिज्ञा सुन पृथ्वीराज तनिक भी चिंतित नहीं हुए। उन्होंने फड़कती भुजाओं से अपनी तलवार की मुट्ठी पर हाथ रखते हुए कहा, ताराबाई, मैं आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। 1 सप्ताह के भीतर टोंडा तक राज्य से अफगानों को फंसाकर अफगानों का सफाया कर डालूंगा। वह फिर आपको वापस मिल जाएगा। यह सुनकर राज सूर खान और ताराबाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ताराबाई ने आशापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, हे वीर श्रेष्ठ, मैं विवाह की वरमाला लेकर आपकी प्रतीक्षा अवश्य करूंगी। दुष्ट अफगानों ने का संहार कर राजपूत कुल गोरख का परिचय आपकी ओर से अवश्य ही मिलने की आशा हृदय में है। आप शीघ्र ही टोंडा तक की ओर प्रस्थान करें। अब पृथ्वीराज ने अधिक विलंब करना उचित न समझा। वह उस दोनों को आशा में निवृत्त कर वापस लौट गए। उन्होंने अपने साथ 500 चुने हुए राजपूत घुड़सवार योद्धा लिए, जो बड़े साहसी और पराक्रम के लिए यतंत विख्यात थे। युद्ध भूमि में से पीठ दिखाना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। इस योद्धाओं को अपने साथ लेकर वीर वर पृथ्वीराज टोंडा तक की ओर रवाना हो गए। अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध ऐसे अलबेले अवसर पर वीरगाना ताराबाई चुप कैसे बैठ रह सकती थी। इसी अवसर की प्रतीक्षा में तो वह अपने दिन बिता रही थी। वर्षों तपस्या कर घुड़सवारी और तीरंदाजी की कला में महारत हासिल की थी। पिता की अनुमति लेकर पृथ्वीराज के साथ युद्ध का पुरुष वेश धारण कर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुजित हो उसने भी अफगानों की ओर कूच कर दिया। स्वयं से वह महीना मुहर्रम का था। ली खां अपने सहयोगियों के साथ इस आयोजन में फंसा हुआ था। वह किले से बाहर निकलने ही वाला था। इस मौके को पृथ्वीराज ने अपने अनुकूल समझा। वह अपने साथियों के साथ जुलूस में जा मिले। किसी को उन पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। वह अपने साथ मिलकर बादशाह के महल की ओर बढ़ने लगे। लील खां अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर सुजित वेश में खड़ा था। तभी उसकी नजर भीड़ में मिलकर चलते हुए पृथ्वीराज और उसके सशस्त्र साथियों पर पड़ी। उनकी गतिविधि देखकर वह सख्ती से हो उठा। उसे लड़ाई का वातावरण दिखाई देने लगा। उतने सहस्त्र राजपूतों को एक साथ आया देखकर वह कांप उठा।
वास्तविकता जानने के लिए उसने अपने आदमियों को भेजा। उसी समय वीर पुत्र ताराबाई की तेज नजर उस पर पड़ी जा पड़ी। अपने शत्रु को अपने समक्ष पाकर उसका खून खोल उठा। उसने उसे अपने पिता का अपमान फौरन याद दिलाया आ गया। पूर्वजों की गौरव भूमि को दुष्टा के कब्जे में करने वाले राक्षस को यदि समय तक वह सहन कर सके काफी है। उस वीर नारायणी रतन ने अपने चेले की अपना तीर धनुष निकाला और लील खां की ओर निशाना लगाकर छोड़ दिया। उसका निशान अचूक था। उसकी आंख वर्षों की साधना असफलती हुई। लील खां जरा भी संभल न पाया और तीर के मर्मस्थल में लगने के कारण तुरंत धराशायी हो गया। लहू लुहान होकर छटपटाते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह देख शत्रुओं में भयानक हाहाकार मच गई। ऐसी दुखद घटना की किसी ने कल्पना तक न की थी। जुलूस में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज और उसके साथी सावधानी से ही वे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन दुखों का संहार करना शुरू कर दिया। तीर तलवार और भालों की चमक से सारा वातावरण युद्धमय हो उठा। चारों ओर चीख चीख कर पुकार मच गई। उस मारकाट के बीच भगोड़े निजरदर की समस्या उस भाग निकले। मारकाट के बीच भगोड़े सिर समाया। उस पृथ्वीराज और उसके साथी सावधान थे ही वे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन दुष्ट का संहार करना शुरू कर दिया। तीर तलवार और भालों की चमक से सारा वातावरण युद्ध में हो उठा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। उस मारकाट के बीच जिधर सिर समाया उधर भाग निकले। शत्रुओं का संहार करती राजपुतन सेना नगर के तोरण द्वार तक जा पहुंची। वहां एक विशालकाय मतवाला हाथी उनकी राह रोक के खड़ा था। वह अपनी लंबी पूंछ उठाकर सिंगार रहा था। उसने आगे आए हुए लोगों को अपने भारी भरम पराक्रम पैरों निध ताराबाई ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। वह एक विशाल फरसा लेकर आगे बढ़ी। हाथी अपनी सूंड से काटकर जमीन पर गिरा डाली। हाथी भारी कष्ट है जोरों से विरुद्ध उठा। सब वह अपनी जान